चोर बना राजा। धर्मपुर गांव में रत्नेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान होने के बावजूद उसके पास कोई काम न था। वह रोज किसी न किसी के पास जाकर काम मांगता, परंतु उसे कोई भी अपने यहाँ काम नहीं देता था। एक दिन रत्नेश राशन की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भैया कोई काम हो तो दो, मेरे पास कोई काम नहीं है, जिसके कारण मेरा परिवार कई बार भूखा रहता है। दुकानदार बोलता है, रत्नेश तुम तो बहुत समझदार है, तू कोई पढ़ा लिखा वाला काम कर, यह मजदूरी का काम क्यों करना है तुम्हें। अब जा, काम धंधे के समय दिमाग खट्टा मत कर। रत्नेश को बुरा तो लगता है, पर वह दुकान से जाते हुए मन ही मन सोचता है। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की ये कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं। जिसने भी इस कहानी को पूरा सुन लिया, यकीन मानो वह यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी में कहीं खो न जाएं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए आते हैं कहानी पर। वह दुकान से जाते हुए मन ही मन सोचता है, चलो छोड़ो, इन्हें कभी न कभी मेरी अहमियत तो समझ आएगी। काम नहीं मिलने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी सरिता उससे कहती है, अजी सुनते हो, तुम्हें कहीं काम नहीं मिल रहा है तो आप एक बार राजमहल जाकर राजा साहब से विनती करके उन्हीं से काम मांग लीजिए। रत्नेश बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, परंतु वहाँ मेरे लायक कोई काम नहीं मिला या फिर उन्होंने मना कर दिया तो फिर सरिता बोलती है, अजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप एक बार वहाँ जाकर तो देखिए, कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे राजा साहब। हर बार आप निगेटिव काहे सोचते रहते हैं जी। रत्नेश बोला, चलो तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अगले दिन रत्नेश अपने घर से अपना झोली लेकर राजा के नगर की ओर बढ़ता है। राजा के नगर पहुँचने के बाद वह वहाँ लगे साप्ताहिक हाट और मेले से घूमते हुए राजमहल पहुँचता है। महल की भव्यता इतनी कि हर किसी की आंखें चौड़ी हो जाए। रत्नेश मन ही मन सोचता है, अरे वाह कितना सुंदर और भव्य महल है, चलो चलता हूँ महाराज के पास काम मांगने। रत्नेश एक व्यक्ति से पूछता है, भैया राजमहल का मुख्य द्वार कहाँ है, जनता दरबार कहाँ लगा है। व्यक्ति ने बोला, बाएं से तीसरा दरवाजा, पर कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी परेशानियों का वहाँ सिर्फ मजाक ही बनेगा। महाराज का नाम तो आप जानते ही हो, भैरव सिंह नाम है उनका। रत्नेश बोला, अच्छा जो भी हो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। इतना कहता हुआ रत्नेश वहाँ से चला जाता है। महल के मुख्य द्वार पर पहुँचने के बाद वह देखता है कि आज राजा ने आम जनता के लिए दरबार लगाया है, जिसमें राजा लोगों की समस्या सुन मजाक बनाने लगता है। हालांकि लोग राजा के पास आना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी परेशानी के हल के लिए उन्हें राजा के पास आना ही पड़ता था। जिस कतार में लोगों की समस्या सुनी जा रही थी, उसी कतार में रत्नेश भी लग जाता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद रत्नेश की बारी आती है। रत्नेश सबसे पहले बोला, प्रणाम महाराज, मेरा नाम रत्नेश है, मैं आपके राज्य के गांव धर्मपुर से हूँ। मुझे अपने परिवार के भरण पोषण और निर्वाहन के लिए रोजगार की आवश्यकता है। मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो आपको बहुत मेहरबानी होगी। राजा साहब बोलते हैं, अच्छा तुम्हें काम की तलाश है, काम तो मिल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें किसी प्रकार का धनराशि नहीं मिल पाएगा। रत्नेश बोलता है, महाराज बिना धन राशि के मैं कैसे काम कर पाऊंगा। राजा साहब गुस्सा हो जाते हैं, तुम मेरे दिए हुए काम को
मना करके मेरी अवहेलना कर रहे हो। जानते नहीं हो मूर्ख, भैरव सिंह नाम है हमारा। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर 15 दिन तक काल कोठरी में डाल दिया जाए। रत्नेश बोला, महाराज मुझे माफ कर दिया जाए, मेरी बात का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। इतने में सैनिक आकर उसे कारागार की तरफ घसीट कर ले जाते हुए उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। रत्नेश अंदर बैठे बैठे रोता है और मन ही मन गाता है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। रत्नेश सोचता है, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो केवल काम मांगने आया था। 15 दिन किसी न किसी तरह बीत जाते हैं। उधर धर्मपुर में उसके बच्चे और पत्नी भी परेशान हो जाता है। 16वें दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो रत्नेश सोचता है, अब मैं चुप नहीं रहूँगा, इन सबको मैं सबक सिखा कर रहूँगा। इस राजा को इसके सिंहासन से न उतार फेंका तो मेरा नाम रत्नेश नहीं। फिर रत्नेश घर लौटकर अपनी पत्नी सरिता को वह सब कुछ बताता है कि उसके साथ राजा नगर के राजमहल में क्या क्या हुआ। रत्नेश बोलता है, अब मैं उन सभी को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे निठल्लू समझा और बिना मतलब के मुझे काल कोठरी में डलवा दिया। सरिता बोलती है, सबक सिखाने में मैं भी आपके साथ हूँ, परंतु कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। रत्नेश बोला, सुनो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूँगा, पर मैं जो बताऊँ वह तुम्हें करना होगा। सरिता बोली, जी ठीक है। रत्नेश फिर से बोला, तुम बच्चों को अपने भाई को संबलपुर नगर से बुलवाकर उसके साथ मैके भेज दो। रत्नेश ने जैसा कहा सरिता वैसा ही करती है और अपने भाई यानी सरजू को कहती है, तो सुनो, बच्चों का ख्याल रखना और साथ ही माँ बाबूजी से कहना कि मेरी चिंता ना करें। सरजू बोलता है, जी ठीक है दीदी। सरजू बच्चों को लेकर चला जाता है। दूसरे दिन रत्नेश और सरिता बात कर रहे होते हैं। रत्नेश बोला, तुम आज जल्दी काम करके आराम कर लेना, तुम्हें रात भर जागना होगा, साथ ही बहुत सारा काम भी करना होगा। सरिता बोली, जी ठीक है, पर आप बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा। रत्नेश बोला, अरे मैंने पहले ही कहा था, जो कहूँ वही करना होगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ वही करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सरिता और रत्नेश दोनों मिलकर सारा काम निपटाकर रात का इंतजार करने लगते हैं। रात का पहर होते ही रत्नेश सरिता को जगाता है। रत्नेश बोला, सरिता उठो उठो जल्दी करो। सरिता उठते हुए बोली, जी कहिए मुझे क्या करना होगा। रत्नेश बोला, जो रोटियां बची हुई है उसे लेकर आओ और उसे 4 हिस्सों में बांटकर आधी तुम रखो और आधी मुझे दो। सरिता ऐसा ही करती है। रोटियां लाकर सरिता आधी आधी करके आपस में बांट लेती है। दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। रत्नेश बोला, तुम इन कुत्तों को धीरे धीरे रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाने की कोशिश करो, जिससे कि कुत्ते मुझ पर भौंके नहीं। कुत्तों की आवाज़ ना होने के कारण कोई भी नहीं जागेगा। सरिता भी बात को समझ गई। वह कुत्तों को रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाती है। दूसरी तरफ रत्नेश गांव में रहने वाले नरेश की गाय को खोलकर संबलपुर नगर के रास्ते पर चलने लगता है। इसके बाद सरिता भी उसके पास आ जाती है। रत्नेश बोला, मैं इस गाय को लेकर तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, इससे वहाँ के पशु बाजार में बेच आऊँगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं बच्चों का सामान देने तुम्हारे मैके गया हूँ। रत्नेश गाय को लेकर संबलपुर नगर के पशु बाजार में बेचकर अपने गांव धर्मपुर वापस आ जाता है। सरिता के पास आकर रत्नेश बोला, ये लो भाग्यवान, पूरे 1000 रुपये। इन रुपयों को अभी किसी के सामने मत निकालना। सरिता भी हाँ में सिर हिला देती है। साथ ही वह उस दिन हुई घटना का ब्यौरा रत्नेश को देने लगती है। सरिता बोलती है, आज सुबह जब किराना दुकानदार नरेश की गाय चोरी होने की वजह से रो रहा था, रत्नेश बोला कि अच्छा हुआ, उसने भी मुझे काम देने से मना किया था ना।
अब धीरे धीरे धर्मपुर गांव के अलावा आसपास के गांव में भी चोरियां बढ़ने लगी थी। लोग भी परेशान होने लगे थे, जिसके चलते आसपास के सभी गांव वाले राजा के पास जाकर चोरियों की शिकायत करते हैं। गांव वालों ने बताया कि महाराज, आसपास के सभी गांव में पालतू जानवरों की चोरी होने लगी है। राजा बोले, भैरव सिंह के होते हुए चोरी? अच्छा, हम देखते हैं, तुम लोग अभी जाओ। लोगों के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से बात करता है। राजा बोलता है, मंत्री जी, इनके पशु चोरी होने से क्या हमें कोई नुकसान या फायदा है? मंत्री जी बोलते हैं, जी महाराज, पशु चोरी होने से जो पशुपालक हमें पशुओं से होने वाला धन फायदे का कुछ हिस्सा हमें कर के रूप में देते हैं, अब पशु न होने के कारण वह हमें नहीं मिल पाएगा। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया, सोचने लगा कि अब वह क्या करे क्या ना करे। राजा बोला, मंत्री जी, आप जांच करवाइए कि पशु कहाँ जा रहे हैं और कौन चोरी कर रहा है। मंत्री ने कहा कि जी महाराज, मैं जल्दी ही चोर को पकड़वाता हूँ, परंतु महाराज, मेरे मन में इसके लिए एक रास्ता सूझा है। क्यों ना महाराज, हम हर गांव में एक बड़ा सा शेड बनवा कर वहाँ जानवरों को रख दें और देखने के लिए एक चौकीदार रख देते हैं। चौकीदार वहीं का स्थानीय हो, जानवरों की रक्षा होती रहेगी। माह के अंत में चौकीदार पशुपालकों से कर लेकर हमें देता भी रहेगा। राजा बोला, यह विचार मुझे काफ़ी पसंद आया। ठीक है, इस सूचना को सभी गांव में पहुंचा दो। राजा ने सभी गांव में यही आदेश ढोल बजवाकर प्रसारित करवा दिया कि धर्मपुर में जो भी चौकीदार बनना चाहता है, उन्हें अपना नाम सरपंच के पास लिखवाना होगा। संदेशवाहक ढोल नगाड़े बजाते हुए सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि मवेशियों की रक्षा हेतु एक बड़ा शेड बनवाया जा रहा है। साथ ही एक चौकीदार को भी रखा जा रहा है। जो भी चौकीदारी करना चाहे वह सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दे। सुनो सुनो सुनो, रत्नेश भी अपना नाम लिखवाने जाता है। रत्नेश बोला, सरपंच जी, मेरा भी नाम लिख दो, बड़ी मेहरबानी होगी। सरपंच बोले, रत्नेश पढ़े लिखे होकर भी ऐसा काम करेगा? रत्नेश बोला, क्या करे सरपंच जी, कुछ काम ही नहीं है तो यही सही। सरपंच बोले, अब तुम्हें करना ही है तो ठीक है, चौकीदार को भी नियुक्त किया गया है, जिसमें रत्नेश को भी नियुक्त किया गया। रत्नेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रत्नेश के मन में अभी भी राजा भैरव सिंह के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। रत्नेश गांव वालों की तरफ से जो जानवरों मवेशियों के लिए जो चारा आता, उसमें से वह थोड़ा चुरा के दूसरे गांव में बेच देता। दूसरे गांव जाकर रत्नेश बोला, तुम्हें मवेशियों के लिए चारा चाहिए? आदमी बोला, हाँ, हमें चारा चाहिए। रत्नेश फिर बोला, ऐसा करो, तुम बाजार भाव से कम दाम में यहाँ से चारा ले लो। तभी आदमी बोला, ठीक है। रत्नेश हर बार किसी न किसी को चारा बेचकर घर आ जाता। एक दिन रत्नेश अपनी पत्नी से बोला, सरिता, तुम इन पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल लिया करो। सरिता बोली, निकाल तो लिया करूँगी, पर कभी राजा को शक हुआ और उसने हमारे यहाँ तलाशी ली और उसे सच मालूम पड़ गया तो? रत्नेश ने समझाया कि उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, तुम वो धन मुझे एक पोटली में रख कर दे दो। जो पशुपालकों से कर का धन मिलता, उसमें से कुछ धन चुरा कर वह राजकोष में जमा करवाने जाता था। रत्नेश इस अतिरिक्त धन को जानवरों के शेड में ही छुपा दिया करता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रत्नेश हर माह थोड़ा थोड़ा धन कम करके राजकोष में जमा किया करता था। एक बार कोषाध्यक्ष उसे बोल देता है। कोषाध्यक्ष बोलता है, रत्नेश, इस गांव में पशु का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? रत्नेश बोला, मुझे इससे जितना भी कर मिलता है वह मैं आपको हिला कर देता हूँ। इस बार राजा भी सुन रहा होता है। तभी राजा गुस्से में आकर रत्नेश को पकड़ने का आदेश देता है। राजा बोला, इसे पकड़ लिया जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए इसे छोड़ना नहीं। यदि इस पर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो इसे फांसी की सजा दी जाए। रत्नेश बोला, महाराज, मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दीजिए। मंत्री बोले, रुकिए महाराज, हम सुन लेते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है। राजा बोले, हाँ रुको, इसे बोलने दो, यह क्या कहना चाह रहा है। रत्नेश बोला, महाराज, मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मेरी एक शर्त है। राजा बोले, बोलो क्या शर्त है।
रत्नेश, यदि मैं बेकसूर सिद्ध हो जाता हूँ तो आप मुझे राजा बनाएंगे और मेरी जगह आपको यह सजा मंजूर होगी। राजा अपने गरूर और घमंड में हाँ कह देता है। मंत्री राजा को रोकते हुए महाराज बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा अपने मंत्री से बोले, राजा आप हैं कि मैं? मंत्री फिर बोले, माफ कीजिए महाराज। इतना कहकर मंत्री पीछे हट जाते हैं। राजा बोला, रत्नेश सिद्ध करो तुमने पशु कर बीच में चुराया नहीं है। रत्नेश बोला, महाराज मैंने धन को चुराया नहीं है, परंतु यदि आपको मुझ पर दोष लगाना होगा तो आप लगा ही देंगे। राजा बोले, ऐसा है तो यह फैसला यहाँ के 5 महामंत्री करेंगे। रत्नेश बोला, इसके लिए मुझे 1 किलो वजन का बर्फ चाहिए। राजा अपने दरबारी से बोले, जल्दी कि इसके हाथ में बर्फ ला कर दो। रत्नेश के हाथ में 1 किलो बर्फ का टुकड़ा दिया जाता है। रत्नेश बर्फ का टुकड़ा अपने हाथों से लेकर दूसरे मंत्री के हाथों में देता है। दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के हाथ में दे देता है। ऐसा करते हुए वह राजा के हाथ में पहुंच जाता है। तभी रत्नेश कहता है, महाराज रुकिए। रत्नेश महाराज के हाथों से बर्फ के टुकड़े का वजन जांचने को कहता है। इसका वजन काफ़ी कम हो जाता है। रत्नेश बोला, महाराज इसमें से लगभग 100 ग्राम वजन कम है, तो 100 ग्राम बर्फ की चोरी आपने की है। राजा बोले, क्या कह रहे हो तुम? इतने में सैनिक रत्नेश के घर की तलाशी लेकर और गांव वालों से पूछताछ करके राज दरबार में आते हैं। सैनिक, महाराज की जय हो। राजा बोले, कहो क्या खबर है? सैनिक बोलते हैं, महाराज हमने इसके घर की तलाशी ली, परंतु कोई अतिरिक्त धन नहीं निकला। साथ ही हम ने गांव वालों से भी पूछताछ की, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। रत्नेश बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूँ महाराज। गांव में किसी का जानवर मर जाता है तो लोग उसका कर नहीं देते हैं। कोई अपना जानवर बेच देता है तो उसका कर भी कम हो जाता है। चोरी होने की वजह से लोग जानवर भी कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कर कम दे रहे हैं। इसके बाद का फैसला मैं आप सब मंत्रियों पर छोड़ रहा हूँ। मंत्री सोच विचार कर रत्नेश की बात को सच मान लेते हैं। साथ ही राजा के वादे के अनुसार उसे दूसरे दिन 1 दिन का राजा घोषित किया जाता है। रत्नेश के राजा बनने के बाद रत्नेश बोला, पुराने राजा को बंदी बना लिया जाए और उसे पुराने गलत फैसलों के लिए फांसी की सजा दी जाए। आप क्या कहते हो मंत्री जी? यह सुनकर मंत्री हैरान हो जाते हैं। मंत्री बोले, रत्नेश महाराज हमें सलाह का एक मौका प्रदान करें। रत्नेश बोला, जी मंत्री जी, आप सभी मंत्रियों से सलाह कर लीजिए। यह सुनकर सारे मंत्री अचंभे में पड़ जाते हैं। इसके बाद सब आपस में सलाह करने लगते हैं। पहला मंत्री बोले, पुराने राजा ने तो कभी हमारे विचार रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही पुराने राजा के समय उनकी मनमर्जी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। तब दूसरा मंत्री बोलते हैं, इसी के साथ विदेशी आक्रमण भी बढ़ने का खतरा है। और तीसरा मंत्री बोले, हाँ आप सही कह रहे हैं। सभी मंत्रियों ने बोला, रत्नेश महाराज आप इन्हें जो भी सजा देना चाहे वह दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। पुराना राजा फांसी की सजा को माफ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। राजा बोले, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे से गलती हो गई। मैं समझ गया मेरी क्या गलती थी, मैं अहंकार में आ गया था। रत्नेश समझ जाता है और उसे माफ कर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। साथ ही रत्नेश राज्य में सभी बेरोजगारों को काम दे देता है, जिसके कारण सारा राज्य खुशहाल हो जाता है। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि मनुष्य जिस भी काम को ठान ले कि उसे वो काम करना है तो वह हर हाल में उस काम को कर लेता है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।